मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। हम लोग पी ब्लॉक को फिर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और बहुत अच्छे से समझे। मेरे पहले ये बताओ, पी ब्लॉक में हम कौन सा ग्रुप पढ़ रहे हैं? 15th ग्रुप पढ़ रहे हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा है बच्चों वो हाइड्राइड चल रहा है। कौन सा टॉपिक चल रहा है? हाइड्राइड। पहले हम उसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। हाइड्राइड चल रहा है और 15th ग्रुप के हाइड्राइड में, हाइड्राइड का मतलब मालूम है ना आप लोगों को कि जब 15th ग्रुप के मेंबर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो EH3। अब मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, हम लास्ट टर्म तक इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमारा जो कंसेप्ट है बच्चों वो है बॉन्ड लेंथ का। तो बॉन्ड लेंथ का हम लोग ऑर्डर पढ़ चुके थे कि बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। तो NH3 की सबसे कम, देन PH3 की, देन ASH3 की, देन SBH3 की और देन BiH3 की। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये हो गया। अगर मैं बात करूं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है वो बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सभी बच्चों को मालूम है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर मैं बात करूं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की तो सबसे ज्यादा NH3 की, देन PH3 की, देन ASH3 की, देन SBH3 की, देन BiH3 की। बिस्मथ और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड सबसे वीक होता है क्योंकि देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन द साइज, सो द ओवरलैपिंग इज सो पुअर, दैट्स व्हाई BiH3 का बॉन्ड बहुत ज्यादा वीक होता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बेटा बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर है वो है कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी क्योंकि साइज सेंट्रल एटम का बढ़ रहा है। और अगर साइज सेंट्रल एटम का बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, और बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी। जितना बॉन्ड बड़ा होता है उतना वो वीक होता है, जितना बॉन्ड छोटा होता है उतना स्ट्रॉन्ग होता है। ये सब आप पढ़ चुके हैं। अगर मैं थर्मल स्टेबिलिटी की बात करूं तो थर्मल स्टेबिलिटी का ये मतलब होता है कि कौन सा बॉन्ड ऐसा है जिस जो हीट देने पर भी स्टेबल है। तो जो बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो हीट देने पर उतना ज्यादा स्टेबल होगा। थर्मल एनर्जी देने के बाद भी कौन सा बॉन्ड सबसे ज्यादा स्टेबल है? तो थर्मल एनर्जी देने के बावजूद भी जो बॉन्ड सबसे ज्यादा स्टेबल है वो NH3 का है, देन PH3 का है, देन ASH3 का है, देन SBH3 का है, देन BiH3 का है। थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है क्योंकि सबसे ज्यादा थर्मल एनर्जी देने के बावजूद भी कौन सा बॉन्ड स्टेबल होगा? जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होगा वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का होगा। बच्चों हम लोग एक अच्छे से जानते हैं कि जो रिड्यूसिंग नेचर होता है, रिड्यूसिंग नेचर उसका ज्यादा होगा जो हाइड्रोजन जितनी जल्दी रिलीज कर देगा। हाइड्रोजन जो जल्दी से रिलीज कर देता है उसका रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा, और हाइड्रोजन रिलीज वही सबसे जल्दी करेगा जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर BiH3 का होता है, देन SBH3 का होता है, देन ASH3 का होता है, देन PH3 का होता है, और सबसे कम NH3 का होता है। तो ये हम लोग यहाँ तक की बात कर चुके थे हाइड्राइड में। जब 15th ग्रुप के मेंबर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं तो वो EH3 फॉर्म का हाइड्राइड बनाते हैं। तो ये चीज आप लोगों ने पहले पढ़ ली थी। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर याद रखेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का याद रखेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी का याद रखेंगे, रिड्यूसिंग नेचर का याद रखेंगे। बच्चों मैं यहाँ पर एक बात और भी बोलना चाहता हूँ। अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करूँ, आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है कि जो बॉन्ड एंगल होता है, अगर मैं ग्रुप में बात करूँ बॉन्ड एंगल की, बच्चों अगर मैं ग्रुप में बात करूँ बॉन्ड एंगल की, तो सभी के पास एक ही लोन पेयर, सभी के पास एक ही लोन पेयर है। तो जो बॉन्ड एंगल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के। बॉन्ड एंगल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के। अब आप इसका मतलब समझो, जैसे मान लो ये NH3 है, ये NH3 है, और मेरे प्यारे बच्चों ये PH3 है। ठीक है। अगर मैं NH3 और PH3 में बात करूं तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। नाइट्रोजन की भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है फास्फोरस से, तो वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। और अगर वो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अगर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। और अगर वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करेगा, शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, तो शेयर्ड पेयर के बीच में रिपल्शन बढ़ेगा, तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन बढ़ेगा, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा।
बोलो बच्चों। भाई NH3 के अंदर अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो शेयर्ड पेयर को खींचेगा, शेयर्ड पेयर क्लोजर आएंगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। NH3 का बॉन्ड एंगल PH3 से ज्यादा होता है। क्या आंसर लिखोगे पेपर में? बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है। NH3 के अंदर जो है वो बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है। तो कोई क्वेश्चन पूछ ले कि क्यों ज्यादा होता है, वो इसलिए ज्यादा होता है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो NH3 के केस में बॉन्ड एंगल आपको अच्छी तरह मालूम है कितना होता है, 107 डिग्री होता है। और PH3 के केस में जो ये बॉन्ड एंगल होता है ये 94 के लगभग डिग्री का। नोट कर। ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले, तो थोड़ा सा रिवीजन, क्योंकि इनऑर्गेनिक को बार बार पढ़ना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमें बार बार रिवाइज करना पड़ता है, इसलिए मैं ये चीजें बता रहा हूँ। तो अगर आपसे मैं ये बोलूँ कि बॉन्ड एंगल का आप ऑर्डर लिखो, तो बॉन्ड एंगल का अगर आप ऑर्डर लिखोगे तो आपको अच्छी तरह मालूम है, वैसे तो आप लोगों को वैल्यू भी मालूम है। तो NH3 का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, देन PH3 का होगा, देन ASH3 का होगा, देन SBH3 का होगा, देन BiH3 का होगा। अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करूं तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल NH3 का होगा, देन PH3 का होगा, देन ASH3 का होगा, देन SBH3 का होगा, देन BiH3 का। तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर आपको अच्छी तरह याद हो गया होगा। इसका एंगल आपको मालूम है 107 डिग्री होता है, इसका एंगल 94 डिग्री होता है, इसका 93 की डिग्री के लगभग है, 92, 91। और आपको अच्छी तरह मालूम है कि इन सभी में ड्रैगोज रूल की वजह से कहता है कि नो हाइब्रिडाइजेशन है। क्यों कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती इन सभी में? ये सब आपको मालूम है पहले से, कोई हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम बॉन्ड एंगल के बाद बेसिक नेचर की बात करते हैं बच्चों, बॉन्ड एंगल के बाद अगर मैं बेसिक नेचर की बात करता हूं तो बॉन्ड एंगल के बाद जो बेसिक नेचर है, बेसिक नेचर का, अच्छा एक चीज बताओ यहां पर, मैं आपको फिर बताता हूं। बेसिक नेचर का मतलब यहां इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेट करने से है। बेसिक नेचर का मतलब यहां लोन पेयर डोनेट करने से है। जो लोन पेयर इजीली डोनेट करेगा उसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा। और लोन पेयर आसानी से कौन डोनेट करेगा? जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होगी, जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होगी। अब मुझे एक चीज बताओ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा किस पर होगी? जिसका साइज छोटा होगा। जिसका साइज छोटा होगा उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होगी तो लोन पेयर डोनेटिंग एबिलिटी ज्यादा होगी। लोन पेयर डोनेटिंग एबिलिटी ज्यादा होगी। बेटा मैं आगे वाला भी पढ़ा रहा हूँ, है ना, सुनो। लोन पेयर डोनेटिंग एबिलिटी ज्यादा होगी तो बेसिक नेचर ज्यादा होगा। बेसिक नेचर ना बोलकर आप इसको प्रोटॉन अफिनिटी भी बोल सकते हैं। प्रोटॉन अफिनिटी का मतलब ये है कि जो लोन पेयर है वो किसको डोनेट किया जा रहा है? जो लोन पेयर है वो किसको डोनेट किया जा रहा है? H+ को डोनेट किया जा रहा है। तो प्रोटॉन अफिनिटी का मतलब है जितनी जल्दी प्रोटॉन को जोड़ेंगे, और प्रोटॉन को जल्दी से कौन जोड़ेगा? जितनी जल्दी लोन पेयर H+ को मिल जाएगा। तो जिसका बेसिक नेचर ज्यादा उसकी प्रोटॉन अफिनिटी भी ज्यादा है। तो यहां लिख दो, नोट करके बोलो, यहां नोट करके लिख सकते हैं कि अमोनिया की प्रोटॉन अफिनिटी PH3 से ज्यादा है। अमोनिया की प्रोटॉन अफिनिटी PH3 से ज्यादा है। बोलो। ये हमारी अभी तक की यहां तक की बात हो गई सारी। अमोनिया की प्रोटॉन अफिनिटी PH3 से ज्यादा है। तो मैं मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर देता हूं, आप उसको इसी तरीके से नोट करेंगे। आप इन पॉइंट्स को अंडरलाइन करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके अंडरलाइन करेंगे। आप जरा इस चीज को ऐसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कंसेप्ट लिखा करो।
अच्छे से नोट करो। बच्चों मैंने एक क्वेश्चन और कराया था, याद होगा आपको। मैंने ये बताया था कि जो बॉन्ड एंगल है बच्चों, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आती है तो बॉन्ड एंगल लोन पेयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम है ना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनेंगे। अगर बॉन्ड एंगल लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे मान लो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, जैसे मैं ये CH4 का केस दे दूं, मैं आपको एक NH3 का केस दे दूं बच्चों, और एक केस दे दूं H2O का। वैसे तो आप लोगों को बॉन्ड एंगल याद होंगे इन सब के, 109 डिग्री 28 मिनट है, NH3 का बॉन्ड एंगल 107 डिग्री है, और H2O का बॉन्ड एंगल 104 डिग्री 50 मिनट है। तो बॉन्ड एंगल जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम के। इसके ऊपर एक लोन पेयर है बच्चों, इसके ऊपर दो लोन पेयर है, ये सभी बच्चों को मालूम होगा। इसके पास टोटल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए, 4 बचे, 4 को पेयर में तोड़ो, 2 लोन पेयर। सभी के हाइब्रिडाइजेशन को हम अंडर समझेंगे, sp3 है, sp3 है और sp3 है, सभी की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, सभी की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। बच्चों मैं यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, नोट करके लिखेंगे, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, और वो ये है कि जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं बच्चों, जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो आपके क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो बच्चों पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो बॉन्ड एंगल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। देखो तो सभी की हाइब्रिडाइजेशन सेम है। अब हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो जरा शेप की बात करते हैं, CH4 की बात करते हैं। CH4 में शेप टेट्राहेड्रल है बच्चों। देखो एक चीज समझो, शेप पर लोन पेयर का इफेक्ट पड़ता है बट ज्योमेट्री पर लोन पेयर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस केस में शेप भी टेट्राहेड्रल और ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल है, तो मैं यहां पे लिख दूं ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल है और शेप भी टेट्राहेड्रल है। अब बच्चों यहां लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर शेप को बिगाड़ेगा तो कैसे बिगाड़ेगा, ये लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन करेगा, और लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन करेगा तो ये बताओ ये बॉन्ड पेयर को दबा देगा, भाई इनको बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा तो इनको दबा देगा, श्रिंक कर देगा, तो जिससे ये बॉन्ड एंगल 107 डिग्री हो जाएगा। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए थी, इसकी ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ज्योमेट्री इज इंक्लूडेड विद लोन पेयर, है ना, ज्योमेट्री में लोन पेयर को इंक्लूड करके बताई जाती है, बट इसकी शेप ये नहीं है, इसकी शेप है ट्रायगोनल पिरामिडल। लोन पेयर ने इसकी शेप को बिगाड़ दिया, ट्रायगोनल पिरामिडल। क्यों बिगाड़ा जरा बताओ, क्यों बिगाड़ा, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन था, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा था बॉन्ड पेयर रिपल्शन से। कौन सी थ्योरी बोलती है बच्चों, सब सीखेंगे, वेस्पर थ्योरी बोलती है। ये हमारी कहानी हो गई CH4 की, ये हो गई NH3 की। अब जरा H2O के केस में बात करो, और H2O की जो शेप है, H2O का जो बॉन्ड एंगल है, पहली बात तो समझो, ये लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यहां पे लिख दूं मैं, ये लोन पेयर रिपल्शन जो है वो ज्यादा होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से, और ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से ज्यादा होगा। तो यहाँ 2 लोन पेयर हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये इसके क्लोज आ जाएंगे बॉन्ड पेयर के, तो ये इसको दबाएंगे, तो जो बॉन्ड एंगल है वो 104 डिग्री 50 मिनट रह जाएगा। इस शेप, इसकी ज्योमेट्री क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बट इसकी शेप क्या है, इसकी शेप भी बेंड शेप है। तो जरा बताओ मुझे बॉन्ड एंगल की कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई। CH4 का बॉन्ड एंगल NH3 से ज्यादा और NH3 का बॉन्ड एंगल H2O से ज्यादा। क्या ये कंसेप्ट हम लोगों को पूरा क्लियर हुआ, क्या ये कंसेप्ट हम लोगों को पूरा क्लियर हुआ, क्या ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को पूरा क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों। तो ये चीज आप समझो कि जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाती है तो फिर बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। तो CH4 का बॉन्ड एंगल NH3 से और NH3 का H2। अब मैं इसमें एक चीज और जोड़ देता हूं, देखो इधर समझो, ये यहां तक की कहानी हो गई, जल्दी करो जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो,
स्क्रीनशॉट ले लो। ज्योमेट्री विद लिख लेना, ये ज्योमेट्री इंक्लूड करके बताई जाती है लोन पेयर को ना। जी से मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा मेरी बात समझो। अब बच्चों मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बदलता हूं, है ना, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बदलता हूं। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बदलता हूं, बहुत ध्यान से सुनो। क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो ये आता है, देखो धन, अगर मैं आपको अरेंज करने को दूं CH4, NH3, H2O और H2S, ठीक है बच्चों। मैं एक चीज बताना, सल्फर फैमिली में भी 2 लोन पेयर, ऑक्सीजन पे भी 2 लोन पेयर, NH3 पे 1 लोन पेयर है और CH4 में 0 लोन पेयर है। इस पर 0 लोन पेयर है, इस पर 1 लोन पेयर है, इसमें 2 लोन पेयर है, इसमें भी 2 लोन पेयर है। बट बच्चों आपको मैंने सिखाया था कि 16th ग्रुप के हाइड्राइड और 15th ग्रुप के हाइड्राइड के कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, इन तीनों की हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है। अब ये कहानी आ गई एक ही ग्रुप की, और एक ग्रुप में लोन पेयर जब सेम आते हैं तो हमारा बॉन्ड एंगल जो होता है, अभी पढ़ा है आपने, किसके प्रोपोर्शनल होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। समझो, मैं ये इसी केस को समझा। बॉन्ड एंगल जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर आप H2O बना लो, ये बना लिया आपने H2O, ये 2 लोन पेयर है। ये H2O क्या करेगा, इस ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये शेड पेयर को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। शेड पेयर को अगर अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा। तो जब लोन पेयर सेम हो जाते हैं तो अब ये कहानी लगाते हैं कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो ये बताओ, ऑक्सीजन शेड पेयर को ज्यादा खींचेगा, और अगर मैं सल्फर की बात करूं तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होगा, तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होगा। तो दोनों के केस में लोन पेयर सेम है, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, तो ऑक्सीजन ज्यादा खींचेगा शेड पेयर को जब ज्यादा खींचेगा तो इनके बीच में रिपल्शन बढ़ेगा तो बॉन्ड पेयर बढ़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, और ऑक्सीजन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन बढ़ जाएगा, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन बढ़ जाएगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो ऑक्सीजन के केस में बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा है। अब इसको ऑर्डर लगाओ, तो सबसे ज्यादा तो CH4 का बॉन्ड एंगल है, फिर NH3 का है, फिर H2O का है, फिर H2S का है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। पहले इसको नोट कर लो। नोट कर लिया? चलो ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चों यहां मेरी बात समझना है, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने आपको बताया था, अभी मैंने बेसिक नेचर के बारे में बात की थी, कि बेसिक नेचर के बारे में मैंने अभी हाइड्राइड में बात की थी। आप अच्छी तरह समझे बेसिक नेचर। अमोनिया का बेसिक नेचर सबसे ज्यादा है, देन PH3 का बेसिक नेचर है, देन ASH3 का है, फिर SbH3 का है, फिर BiH3 का है। ये बेसिक नेचर का ऑर्डर है कि सबसे ज्यादा NH3 का, देन PH3 का, देन ASH3 का, देन SbH3 का, देन BiH3 का। उसका रीजन क्या है? अगर आप ऐसे मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाती है क्योंकि साइज बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाती है, साइज बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है पर यूनिट वॉल्यूम, साइज बढ़ रहा है। अरे भैया, ये व्यक्ति बहुत अमीर है और इसका घर छोटा है, ये व्यक्ति बहुत गरीब है और इसका घर बहुत बड़ा है, तो बताओ डोनेटिंग एबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? अरे भैया, ये व्यक्ति इसका घर बहुत छोटा है, इसका परिवार बहुत छोटा है और उसमें पैसे बहुत ज्यादा है। ये व्यक्ति, अगर मान लो बिस्मत का परिवार बहुत बड़ा है और इसके पास पैसे कम है, तो बताओ किसके डोनेट करने की एबिलिटी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम कम है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम कम क्यों है? साइज बड़ा है। साइज बड़ा है तो डोनेटिंग एबिलिटी कम है,
तो बेसिक नेचर कम है। मुझे लगता है अब क्लियर हो गया होगा बेसिक नेचर। तो इसमें एक चीज पूछी जाती है, जो अमोनिया है हमारा, जो अमोनिया है ये मोर बेसिक है देन pH3। अमोनिया मोर बेसिक है देन pH3। अमोनिया ज्यादा बेसिक है pH3 से, आपको मालूम ही है। उसका रीजन, एक रीजन ये भी बता रखा है मैंने, सब कुछ समझा रहा हूं, आज कंप्लीट टॉपिक है। ये NH3 है, ये मेरा pH3 है, इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। जब इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है और इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है अमोनिया के अंदर वो sp3 है, और ये लोन पेयर जो प्रेजेंट है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। सुन रहे ना मेरी बात को? यहाँ पर लोन पेयर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, और यहाँ पर इन केस ऑफ pH3 जो लोन पेयर है हमारा वो प्योर s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। जब जिसके अंदर प्योर s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, बोलो मत पूछो भाई, NH3 के अंदर जो लोन पेयर है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड में प्रेजेंट है, pH3 में जो लोन पेयर है वो प्योर s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो बताओ कि अब ज्यादा यहां पर मैं कंसेप्ट लिख रहा हूं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मोर द परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, मोर द परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर more closer to the nucleus, more closer to the nucleus, more the attraction, more the attraction, then electron donating ability is less, then electron donating ability is less, तो उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी कम होगी। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मोर द परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, मोर द अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी इज लेस। तो बताओ किसके डोनेट करने की एबिलिटी ज्यादा है? NH3 की ज्यादा है, तो NH3 का बेसिक नेचर ज्यादा होगा। अब इस बात का प्रूफ क्या है? इसका बात का प्रूफ ये है कि अमोनिया जो है वो HCl के साथ रिएक्शन कर सकती है, अमोनियम क्लोराइड बना सकती है, बट pH3 HCl के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। ये चीज ये प्रूफ करती है कि अमोनिया ज्यादा बेसिक है pH3 से। ये रिएक्शन ये प्रूफ करती है, ये रिएक्शन ये प्रूफ करती है कि अमोनिया इज मोर बेसिक देन pH3। अमोनिया इज मोर बेसिक देन pH3। कंसेप्ट को जरा अच्छे से समझो, समझो कि क्या बताना चाह रहे हैं, किस तरीके से बताना चाह रहे हैं, ठीक है? मिस नहीं करना है। एंड दिस इज कॉल्ड ड्रैगोज रूल है, दिस इज कॉल्ड ड्रैगोज रूल। तो ये मैंने यहां तक लिख दिया है। अब यहां पर मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, रफ कर दूं कैसे? ठीक। बच्चों मेरी बात ये समझो कि pH3 इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। बच्चों pH3 इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। इस बात का क्या प्रूफ है? इस बात का क्या प्रूफ है कि pH3 भी बेसिक होता है नेचर में? इस बात का प्रूफ ये है कि pH3 स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HBr, इस HBr से ये pH3 क्या कर लेता है? इस H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा। बताओ क्या बना लेगा? फॉस्फोनियम ब्रोमाइड बना लेगा, PH4 पॉजिटिव Br माइनस। अरे भैया pH3 बेस है, H प्लस है, ये इसको H प्लस को एक्सेप्ट कर देगा लोन पेयर देके, फॉस्फोनियम ब्रोमाइड बना देगा। pH3, अब बच्चों आप बोलोगे यहाँ HCl से रिएक्ट क्यों नहीं किया? HCl उतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है जितना HBr और HI है। HBr और HI बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो रिएक्शन मुझे बताओ, इस रिएक्शन को कैसे याद रखोगे? ये एसिड बेस रिएक्शन है, ये बेस है, ये एसिड है। बताओ क्या बना लेगा? फॉस्फोनियम आयोडाइड बना लेगा। एनसीईआरटी में दे रखी है, फॉस्फोनियम आयोडाइड बना लेगा, फॉस्फोनियम आयोडाइड बना लेगा। अभी तो बेटा pH3 के बारे में हमें बहुत कुछ पढ़ना है। ये दोनों रिएक्शन ये प्रूव करती हैं कि फॉस्फीन का नेचर बेसिक होता है। ये रिएक्शन ये प्रूव करती हैं कि फॉस्फीन का नेचर बेसिक होता है।
फॉस्फीन का नेचर बेसिक होता है। बच्चों ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों के दोनों HI एंड HBr आर बोथ आर स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू HCl, है ना। तो ये चीज मैंने यहां तक आपको पढ़ा दी है कि अगर कभी ये रिएक्शन आ जाए PS3 HBr के साथ तो हम कैसे मेमोराइज रखेंगे कि PS3 का नेचर बेसिक होता है और ये दोनों रिएक्शन इस बात को प्रूव करती हैं। PH3 इज आल्सो बेसिक इन नेचर। ये रिएक्शन ये प्रूव करती है कि अमोनिया इज मोर बेसिक देन PS3। अमोनिया इज मोर बेसिक देन PS3। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट करके लिखें बच्चे, आप लोग आप इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट करके लिखें। क्या हमने यहां से बेसिक नेचर के बारे में पूरा पढ़ लिया है बच्चों? इसे मैं रफ कर देना चाहता हूं, है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट लें। अब मेरी बात आप समझें कि मैं बताना क्या चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये तो हो गया हमारा। इसके अलावा एक ऑर्डर और भी होता है बॉइलिंग पॉइंट का। बच्चों बॉइलिंग पॉइंट का केस और इंपॉर्टेंट है। देखो आप जानते हो इस फैमिली में मेंबर NH3 है, PH3 है, ASH3 है, SBH3 है और BiH3। आप जानते हो इनमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। PH3 में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती PH3 में? बच्चों इसलिए PH3 को अगर आप पानी में डाल देंगे तो इट विल फॉर्म बबल व्हाइल अमोनिया गेट डिसॉल्व्ड। अमोनिया पानी में डिसॉल्व हो जाती है बट PS3 बबल बनाती है। उसका रीजन है PS3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करती नहीं, वो वाटर में डिसॉल्व होगी नहीं। PS3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि फास्फोरस का साइज बड़ा है। साइज बड़ा है तो क्या हुआ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो फिर वो हाइड्रोजन और फास्फोरस के बीच में उतना अट्रैक्शन नहीं होता। तो फॉस्फीन के अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। बट अगर मैं बात करूं तो इन सभी के अंदर वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं। तो वैन डर वाल्स फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों वो मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है और मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो वैन डर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा और वैन डर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो फोर्सेस अगर स्ट्रांग होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। बट अब यहां पे दो तीन तरीके के क्वेश्चन अराइज होते हैं। एक क्वेश्चन ये होता है कि अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो PH3 से ज्यादा है। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट PH3 से ज्यादा है। तो उसका रीजन क्या है कि अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि साइज छोटा है। साइज छोटा होने से क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है क्योंकि स्मॉल साइज है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। बट PS3 में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। एक क्वेश्चन तो ये आएगा, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक क्वेश्चन आता है इनको बॉइलिंग पॉइंट से अरेंज करो। तो आप बॉइलिंग पॉइंट में एक कंसेप्ट समझो कि इसमें आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो BiH3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा क्योंकि इसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा, देन SBH3 का। बीच में एक ऑर्डर जो प्रैक्टिकली पता किया गया वो ये है कि PH3 का सबसे कम, देन ASH3 का, देन NH3 का, देन SBH3 का, जिनमें वैन डर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाता है, देन BiH3। PH3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम और BiH3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। तो ये ऑर्डर इसका प्रैक्टिकली नापा गया है बॉइलिंग पॉइंट का। आप NCERT में देख सकते हैं, टेबल में, NCERT में आप देख सकते हैं, टेबल में दे रखा है। ठीक है, तो ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी कंसेप्ट खत्म हो गया। मैं रफ कर दूं, आप जरा मेरी बात सुनो। अब बच्चों हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है रिएक्शन विद हैलोजन। बच्चों अब हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है रिएक्शन विद हैलोजन। अब बच्चों ये इसकी सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है। तो अभी हम क्या चल रहा था केमिकल प्रॉपर्टी में, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? हाइड्राइड। तो केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन विद हैलोजन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन विद हैलोजन। तो मेरी बात समझो, रिएक्शन विद हैलोजन हमने हेडिंग डाल दिया। अब रिएक्शन विद हैलोजन में आप मेरी बात समझो कि अगर इस फैमिली के मेंबर हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, हैलोजन को ऐसे लिखते हैं ना,
इस फैमिली के मेंबर अगर हैलोजन के साथ रिएक्ट करा दूं तो ये दो फॉर्म बनाते हैं, या तो EX3 बनाते हैं एंड EX5 बनाते हैं। आपको मालूम है हैलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसमें या तो +3 स्टेट आती है और इसमें +5 आती है। EX3 बनाते हैं और EX5 बनाते हैं। तो बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैं बात करूं EX3 की, तो EX3 में नाइट्रोजन NCl3 बनाता है, फास्फोरस PCl3 बनाता है, आर्सेनिक AsCl3 बनाता है, एंटीमनी SbCl3 बनाता है, बिस्मथ BiCl3 बनाता है। बट मैं आपको बताना चाहता हूं NCl3 जो होता है वो अनस्टेबल होता है बच्चों, और अनस्टेबल इसका रीजन बाद में दूंगा। अनस्टेबल होता है एज वेल एज एक्सप्लोसिव होता है बच्चों, नोट करिएगा पॉइंट। जब मैं हैलोजन पढ़ाऊंगा उसमें ये बताऊंगा कि NCl3 एक्सप्लोसिव क्यों होता है, ये अनस्टेबल होता है एज वेल एज एक्सप्लोसिव होता है। आपको मालूम है BiCl3 क्यों स्टेबल है? आपको मालूम है क्योंकि आपको अच्छी तरह मालूम है कि बिस्मथ के लिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बिस्मथ की +5 से ज्यादा स्टेबल है। जानते हो क्यों? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से बिस्मथ के लिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है +5 से। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट मान लो अगर किसी बच्चे को नहीं आए तो मैं आपको बता दूं, डाउन द ग्रुप जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है पुअर शील्डिंग ऑफ F की वजह से, और अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो S के इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने से रोक दिया जाता है, तो इनको इनर्ट कर दिया जाता है। इनको इनर्ट कर दिया जाता है, और अगर इनको इनर्ट कर दिया जाता है तो सिर्फ P के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में, और अगर P के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो +3 स्टेट आएगी। तो बिस्मथ की +3 स्टेट +5 से ज्यादा स्टेबल होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाइट्रोजन का कौन सा ट्राइक्लोराइड स्टेबल है? तो नाइट्रोजन का NF3 स्टेबल है बच्चों, NF3 स्टेबल। नाइट्रोजन का सिर्फ एक ट्राइक्लोराइड स्टेबल होता है, वो होता है NF3, है ना। अब जरा बात करूं, अगर मैं EX5 की बात करूं जिसके अंदर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो नाइट्रोजन NCl5 नहीं बनाता, आपको अच्छी तरह मालूम है नाइट्रोजन NCl5 नहीं बनाता। रीजन मैं यहां लिखता हूं, नाइट्रोजन NCl5 इसलिए नहीं बनाता क्योंकि उसके पास कोई वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता। जब उसके पास कोई वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता तो वो अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर सकता, वो अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर सकता, वो अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर सकता है। तो नाइट्रोजन के पास कोई वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता तो वो अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर सकता। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी बच्चों मैं यहां बताना चाहूंगा, नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है। वो उसके पास 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं, और ये 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और उसके पास एक लोन पेयर होता है जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो टोटल इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है, इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है, 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं, एक लोन पेयर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। अब जरा मेरी बात समझो, EX5 NCl5 नहीं बनाता नाइट्रोजन क्योंकि उसके पास उसकी कोवेलेंसी कभी 5 नहीं हो सकती। किसी भी सेकंड पीरियड के मेंबर की कोवेलेंसी कभी भी 5 नहीं हो सकती, मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 हो सकती है। ये क्वेश्चन मैंने आपको जब बोरोन फैमिली पढ़ा रहा था तब भी बताया था कि बोरोन कभी भी BF6 3- नहीं बना सकता। जी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, बोरोन कभी भी BF6 3- नहीं बना सकता क्योंकि बोरोन की मैक्सिमम कोवेलेंसी भी 4 होती है। बोरोन बच्चों BF4- बना सकता है। किसी भी सेकंड पीरियड के मेंबर की मैक्सिमम कोवेलेंसी कभी 6 हो ही नहीं सकती। किसी भी सेकंड पीरियड के मेंबर की मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 नहीं हो सकती बच्चों, क्योंकि उसके पास कोई वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता। मेरी बात इतनी समझ में आ गई होगी, बोरोन कभी भी BF6 3- नहीं बना सकता। इस पॉइंट को आप लोग नोट करेंगे, बोरोन कभी भी BF6 3- नहीं बना सकता, बोरोन BF4- बना सकता है। नाइट्रोजन NCl5 नहीं बनाता, फास्फोरस PCl5 बनाता है, आर्सेनिक AsCl5 बनाता है। बच्चों फास्फोरस PbR5 नहीं बना सकता क्योंकि ब्रोमीन का साइज बहुत बड़ा होता है, और ब्रोमीन का साइज बहुत बड़ा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, तो दोनों के बीच की बॉन्डिंग बहुत कम होती है, सही है, जिसकी वजह से दोनों के बीच की बॉन्डिंग बहुत कम है तो अनस्टेबल है, तो जिसकी वजह से PbR5 एग्जिस्ट नहीं करता, PbR3 एग्जिस्ट करता है।
ब्रोमीन का साइज बहुत बड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो फास्फोरस के साथ अगर वो PbR5 बनाने की कोशिश करेगा तो वो PbR5 नहीं बना पाएगा। बच्चों फास्फोरस ब्रोमीन के साथ PbR3 बना सकता है, फास्फोरस आयोडीन के साथ Pi3 बना सकता है, बट PbR5 नहीं बना सकता क्योंकि ब्रोमीन का साइज बहुत बड़ा है। ब्रोमीन का साइज बड़ा है तो इतने लार्ज साइज एटम को फास्फोरस अपने अराउंड हैंडल नहीं कर पाता है। इतने बड़े साइज के 5 एटम्स को फास्फोरस अपने बगल में हैंडल नहीं कर पाता, तो दोनों के बीच की बॉन्डिंग पुअर है, तो PbR5 नहीं बन सकता। इस बात को नोट करिएगा, ऑर्गेनिक में यूज होगा, PbR3 बन सकता है, PbR5 नहीं बन सकता। ठीक है, AsCl5 बन सकता है, SbCl5 बन सकता है, बट मैं आपको बता दूं बिस्मथ का सिर्फ एक ही फ्लोराइड स्टेबल है, एक ही फ्लोराइड 5 बना सकता है, BiF5। बिस्मथ का एक फ्लोराइड ऐसा है जो BiF5 बन सकता है, और ये भी ब्रेक हो जाता है, ये भी ब्रेक हो जाता है किसमें, BiF3 प्लस F2 में। तो बिस्मथ का +5 में कोई फ्लोराइड है तो उसका आंसर है BiF5 है। बच्चों फास्फोरस का साइज ब्रोमीन का साइज बहुत बड़ा है, और ब्रोमीन का साइज इतना बड़ा है कि इतने लार्ज साइज एटम के 5 लार्ज साइज एटम को फास्फोरस अपने अराउंड नहीं जोड़ सकता, जिसके कारण वो PbR5 नहीं बनाता है। फास्फोरस भी PCl5 बना सकता है बच्चों, PbR5 नहीं बना सकता। इतनी बात पहले आप क्लियर करो, इतनी बात आप पहले क्लियर करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया। अब बच्चों मैं यहां पे 2-3 क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। सबसे पहले अगर मैं PCl3 की बात करूं और PCl5 की बात करूं तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो कि PCl3 में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, PCl5 में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, किसका कोवेलेंट नेचर ज्यादा है? इसका कोवेलेंट नेचर ज्यादा है। जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा उतना कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा। अब इसके पीछे क्या है, तो मोर द charge, more the positive charge, more the positive charge, more the polarizing power, more the polarizing power, किसकी polarizing power? जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी कैटायन की, और जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। किसके अकॉर्डिंग? किसके अकॉर्डिंग? फजान रूल के अकॉर्डिंग। फजान रूल क्या कहता है, जितना छोटा साइज हो उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर, या फिर फजान रूल क्या कहता है, जितनी ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, उतना जितनी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी उतना कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा। पोलराइज का मतलब होता है डिस्टॉर्टेड द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन, जिसकी वजह से शेयरिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा कोवेलेंट नेचर होगा, ये फजान ने बोला था। तो किसका कोवेलेंट नेचर ज्यादा है? PCl5 का कोवेलेंट नेचर ज्यादा है। किसका कोवेलेंट नेचर ज्यादा है? PCl5 का कोवेलेंट नेचर ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में ज्यादा है? PCl3 के कंपैरिजन में ज्यादा है। अच्छा मुझे जरा बताओ PCl3 की शेप क्या होती है? बहुत आसान है, ट्रायगोनल पिरामिडल, ट्रायगोनल पिरामिडल होती है PCl3। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। शेप क्या है? ट्रायगोनल पिरामिडल। जरा बिल्कुल लिख लो, PCl3 की शेप के बारे में बात करिए, PCl3 की शेप के बारे में बात करिए। अब बच्चों मैं एक चीज बताना चाहता हूं, यहां पर एक चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर मैं बात करूं PCl5 की, बच्चों द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज PCl5। 100% गैस का स्ट्रक्चर बता रहा हूं पहले बच्चों, इसमें 2 स्ट्रक्चर आते हैं, गैस और सॉलिड। पहली बात तो PCl5 का जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन जानते हैं। इसके अंदर कोई लोन पेयर नहीं है, पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर है, 5 के 5 सिग्मा बॉन्ड है, 5 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर। तो टोटल रिजल्ट कितना आ गया? 5 आ गया, 1 S में, 3 P में, 1 D में, sp3D होता है।
sp3d होता है तो इसकी जो शेप होती है बच्चों वो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होती है। ये तीन एक ही प्लेन में होते हैं, ये तीन एक ही प्लेन में होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये तीन एक ही प्लेन में होते हैं। ये एक प्लेन में, ये रहा प्लेन, एक ऊपर, एक पिरामिड ऊपर बना रहा है, एक पिरामिड नीचे बना रहा है। तो ये वाला जो है इन तीनों के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये वाला जो है, ये इन तीनों के साथ जो ट्रायंगल है ना वो एक प्लेन में, ये तीन एक प्लेन में है, ये वाला इन तीनों के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये भी 90 का बनाएगा। मेरी बात समझो, जरा समझाओ। ये वाला जो है ये 90 का एंगल बनाएगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। बोलो बोलो, ये एंगल कौन सा होगा जरा बताओ मुझे। ये एंगल, ये वाला जो क्लोरीन है ऊपर वाला, ये सभी के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और ये जो हैं जो एक ही प्लेन में, ये दोनों, ये 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये तो हो गया ट्रायंगल। और एक पिरामिड ऊपर, एक पिरामिड नीचे, जो ऊपर और नीचे वाले हैं वो पिरामिड बनाएंगे। एक एटम ऊपर, एक एटम नीचे, और ये प्लेन में थी। तो इस शेप को क्या बोला जाता है? टीबीपी बोला जाता है। टीबीपी, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। इस शेप को क्या बोला जाता है? ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। समझे नहीं समझे? अच्छा ये बताओ, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल में कितने एंगल होते हैं? जो बाय पिरामिडल होते हैं वो तो ऑलवेज एक ही एंगल बनाते हैं। कितना? 90 डिग्री और 120 डिग्री। इसमें दो एंगल होते हैं, 90 डिग्री और 120 डिग्री। इसमें ये वाले जो बॉन्ड है बच्चों, ये वाले जो बॉन्ड है, इन बॉन्ड्स को एक्सियल बॉन्ड बोला जाता है। जो 90 डिग्री का एंगल सभी के साथ बनाते हैं वो एक्सियल बॉन्ड है। ये वाला बॉन्ड भी एक्सियल बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड भी एक्सियल बॉन्ड है। ये वाले जो बॉन्ड है ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है, इक्वेटोरियल। ये वाले इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ये वाला भी इक्वेटोरियल बॉन्ड है। बच्चों इक्वेटोरियल वाले, आप ये बताओ, ये वाला जो क्लोरीन है ना ऊपर वाला, ये तीनों के साथ 90 डिग्री बना रहा है। ऐसे देखो ना, ये तीन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है जो ऊपर है। और ये बताओ, ये जो इक्वेटोरियल वाले हैं ये एक के साथ 120 डिग्री, 120 डिग्री, एक के साथ 90 डिग्री। तो ये जो है, जो इक्वेटोरियल पर है, ये वाले क्लोरीन इसके साथ एक 90 डिग्री और आपस में 120 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो किसको ज्यादा रिपल्शन फील होगा? 90 डिग्री वाले को। किसको ज्यादा रिपल्शन फील होगा? 90 डिग्री वाले को। ये आपके 11th के कोर्स में है बच्चों, ये आपके 11th के कोर्स में है। तो आपको मैं बता दूं, एक्सियल बॉन्ड आर वीकर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि एक्सियल बॉन्ड पेयर 90 डिग्री का रिपल्शन फील करते हैं। मैं लिख देता हूं, एक्सियल बॉन्ड पेयर सफर मोर रिपल्शन, वो ज्यादा रिपल्शन फील करते हैं। किसके कंपैरिजन में? एक्सियल बॉन्ड पेयर सफर मोर रिपल्शन एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर, एक्सियल बॉन्ड पेयर सफर करते हैं मोर रिपल्शन एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर। सो एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर एंड वीकर। अब ये कैसे मालूम चला वीकर होते हैं? दैट्स व्हाई एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर एंड वीकर। तो ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या PCl5 में सारे बॉन्ड्स बराबर होते हैं? तो आंसर है PCl5 में सारे बॉन्ड्स बराबर नहीं होते। PCl5 में सारे बॉन्ड्स बराबर नहीं होते। इसमें दो एक्सियल बॉन्ड होते हैं, तीन इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं। इस बात का क्या प्रूफ है कि एक्सियल बॉन्ड वीकर होते हैं? तो अगर मैं PCl5 गैस को हीट कर दूं, तो ये बन जाएगा PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। अगर मैं PCl5 गैस को हीट कर दूं तो ये बन जाएगा PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। तो कौन से बॉन्ड टूट गए? हीट करने पर ये वाले बॉन्ड टूट जाते हैं, हीट करने पर ये वाले बॉन्ड टूट जाते हैं। हीट करने पे ये वाले बॉन्ड टूट जाते हैं क्योंकि ये बॉन्ड लॉन्गर होता है। क्यों टूट जाता है भाई? ये बॉन्ड लॉन्गर होता है और जो लॉन्गर होगा वो वीकर होगा, और वीकर होगा तो ये वाले बॉन्ड टूट जाते हैं, इसलिए वो Cl2 गैस रिलीज हो जाती है। समझो जरा इस पॉइंट, स्क्रीनशॉट ले लो। क्या PCl5 का स्ट्रक्चर कैसा है गैस का? सही है। कितने डिग्री एंगल होते हैं? 90 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन क्या है?
क्या उसके अंदर सारे बॉन्ड्स बराबर होते हैं? और अगर हम PCl5 गैस को हीट कर दें तो वो किस में कन्वर्ट होता है? जरा इस चीज को पूरा चेक कर लो, जल्दी से चेक करो। अब बच्चों मेरी एक बात सुनना बहुत ध्यान से। बच्चों इसमें अब ये तो था PCl5 गैस की बात। बच्चों इसका क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, और वो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, PCl5 सॉलिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं PCl5 सॉलिड एक आयनिक स्पीसीज होती है, एक आयनिक स्पीसीज होती है जो कि ब्रेक हो जाती है किसमें? PCl4 प्लस में एंड PCl6 माइनस में। PCl4 प्लस की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है बच्चों वो sp3 होती है, और PCl6 माइनस की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3d2 होती है। इसमें sp3 कोई लोन पेयर नहीं, तो इसकी शेप होती है टेट्राहेड्रल। अंतर समझो, अगर क्वेश्चन में आ जाए PCl5 गैस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो आप ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ड्रॉ कर दोगे। अगर क्वेश्चन आ जाए ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 सॉलिड, तो PCl5 सॉलिड एक आयनिक स्पीसीज होती है, PCl4 प्लस और PCl6 माइनस बनाती है, जिसकी इसमें टेट्राहेड्रल शेप होती है और इसकी ऑक्टाहेड्रल होती है, इसकी ऑक्टाहेड्रल होती है। अब PCl4 पॉजिटिव की शेप कैसे बनाओगे? Cl 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 Cl, ये PCl4 पॉजिटिव, और ऑक्टाहेड्रल में PCl6 नेगेटिव कैसे बनाओगे? ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये Cl। ये ऑक्टाहेड्रल शेप है और ये टेट्राहेड्रल शेप है। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 सॉलिड, तो मैं अंडरलाइन करके लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बोर्ड में आया है 9 टाइम्स। ये बोर्ड में 9 टाइम्स आया है कि PCl5 सॉलिड का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो इसकी एक हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp3d2 टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल PCl4 पॉजिटिव PCl6 नेगेटिव। जल्दी से बच्चों करो, जल्दी से नोट करो। रफ कर दूं, जरा इसको नोट कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जरा यहां पर एक बात और समझनी है, मेरी बात बच्चों, मेरी बात समझो कि जो PCl5 होता है वो लुईस एसिड होता है। PCl5 एक लुईस एसिड होता है, ये Cl माइनस से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, Cl माइनस से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और क्या बना लेता है? PCl6 नेगेटिव बना लेता है। इसको अडक्ट कहते हैं, अडक्ट। अच्छा, PCl5 और Cl माइनस के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? कोऑर्डिनेट। अरे भैया PCl5 ने इसके, ये लुईस एसिड है। कैसे लुईस एसिड है? इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वैकेंट 3d, वैकेंट 3d ऑर्बिटल होता है। इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम क्लोराइड, क्लोराइड से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है, PCl6 नेगेटिव बना लेता है। तो लुईस एसिड कौन हुआ? ये, और ये कौन हुआ? लुईस बेस। तो लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस स्पीशीज को एडक्ट बोलते हैं। PCl5 लुईस एसिड होता है बच्चों, उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। जिनके पास वैकेंट, मैंने पढ़ाया है 11th में, जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो भी लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। और PCl6 नेगेटिव की अभी मैंने आपको शेप बताई है। PCl6 नेगेटिव की जो शेप होती है वो कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल शेप होती है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? बहुत अच्छे से पढ़ो, sp3d2 होती है। अरे 6 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी ना, ऑक्टाहेड्रल। बच्चों मैं ये बताना चाहता हूं, जो ये d के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, ये dx² माइनस y² और dz² होते हैं। dx² माइनस y² एंड dz² होते हैं बच्चों। sp3d2 के अंदर जो d के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं वो dx² माइनस y² एंड dz² होते हैं। तो जरा मैं एक बार थोड़ा सा पोर्शन फिर से रिवाइज करा दूं आपको।
हलाइड वाला पोर्शन रिवाइज करा दो। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि PCl5 गैस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो PCl5 गैस का अगर एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है, हीट कर दो PCl5 गैस को तो एक्सियल बॉन्ड टूट जाएंगे, PCl3 + Cl2 बन जाएगा। एक क्वेश्चन बोलेगा PCl5 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो गैस का, तो बड़े आराम से ड्रॉ कर दोगे। ये तीनों एक ही प्लेन में ऐसे बना दो, ये तीनों एक ही प्लेन में, ये प्लेन के परपेंडिकुलर, सही है। तो ये कौन सी शेप हो गई? TBP, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल हाइब्रिडाइजेशन sp3d। ये d का कौन सा ऑर्बिटल होता है? dz²। ये d का कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है? dz²। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल एंगल कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री और 120 डिग्री। अच्छा, फिर कह देगा PCl5 सॉलिड। क्वेश्चन में अंतर समझो। PCl5 सॉलिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को आएगा, तो PCl5 सॉलिड के नीचे क्या लिखोगे? ये एक आयनिक स्पीसीज है। आयनिक स्पीसीज है, किसमें ब्रेक हो जाती है? PCl4+ में और PCl6- में। PCl4+ में और PCl6- में। तो PCl4+ की अगर मैं शेप की बात करूं, यहां बना रहा हूं PCl4+ की, तो PCl4+ की जो शेप होगी वो होगी टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन sp3, शेप टेट्राहेड्रल। चेक करो, PCl4 की शेप टेट्राहेड्रल और PCl6- की अभी बताइए मैंने, ये प्लेन के परपेंडिकुलर, ये चारों प्लेन में, ये चारों प्लेन में और ये प्लेन के परपेंडिकुलर। PCl6- इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d2 और शेप होती है ऑक्टाहेड्रल। जरा नोट कर लो बच्चों। अब बच्चों इसमें एक क्वेश्चन आता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ PCl3, PCl5 एंड NCl3। समझो, यहां पहला तरीका तो सुनो। PCl3 में अगर मैं वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कराऊं तो यहां आके OH जुड़ जाएगा, H को हटा देगा, OH जुड़ जाएगा, H को हटा देगा, तो बताओ क्या बनेगा? POH का होल थ्राइस बनेगा प्लस 3HCl बनेगा। POH का होल थ्राइस बनेगा प्लस 3HCl बनेगा। POH के होल थ्राइस को हम लोग H3PO3 भी लिखते हैं, फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड H3PO3, H3PO3 भी कहते हैं फॉस्फोरस एसिड। बच्चों ये होती कैसे रिएक्शन, ऐसे समझो। अब ये PCl3 है, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है और ये हमारा वाटर है, तो वाटर के पास क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है। ये लोन पेयर अपना इसमें वैकेंट d ऑर्बिटल में ट्रांसफर करेगा। बच्चों ये लोन पेयर इसमें ट्रांसफर करेगा तो इनके बीच की बॉन्डिंग होगी। जैसे इनके बीच की बॉन्डिंग होगी, Cl इस H को लेके निकल जाएगा। तो एक वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो एक OH जुड़ जाएगा, दूसरे वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे दूसरा OH जुड़ जाएगा, तीसरे वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तीसरा OH जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा H3PO3। H3PO3 बन जाएगा। अरे भैया ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसमें डोनेट करेगा तो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी, इस दौरान ये Cl यहां से H को लेके निकल जाएगा। भैया ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको दिया तो ऑक्सीजन प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, H को हटाएगा, H यहां से Cl को लेके निकल जाएगा, H3PO3 बनाएगा। तो अगर मैं PCl3 की रिएक्शन वाटर के साथ करा दूं तो वो H3PO3 प्लस HCl बनाता है, H3PO3 प्लस HCl बनाता है। अगर मैं PCl3 की रिएक्शन वाटर के साथ करा दूं तो H3PO3 प्लस HCl बनाता है। नोट करो बच्चों। अब H3PO3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की ट्रिक बताता हूं। देखो H3PO3 में फास्फोरस की ये कंडीशन है,
अब एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, इसके अलावा जितने भी ऑक्सीजन होंगे वो सब OH के फॉर्म में जुड़ेंगे। मैंने ये कंडीशन बना दी, जितने भी ऑक्सो एसिड्स होते हैं फास्फोरस के, बच्चों ये ऑक्सो एसिड है, जितने भी ऑक्सो एसिड होते हैं फास्फोरस के उसमें ये कंडीशन होती है, एक ऑक्सीजन ऐसे जुड़ा है, अब जितने भी ऑक्सीजन बचेंगे एक को छोड़कर वो सारे OH के फॉर्म में जुड़ेंगे। तो बताओ इसमें कितने ऑक्सीजन बचे, इसमें कितने ऑक्सीजन बचे? अरे एक तो ऐसे जुड़ गया, कितने ऑक्सीजन बचे? दो बचे, दो OH के फॉर्म में जुड़ जाएगा, एक H बचेगा, स्ट्रक्चर हो गया, H3PO3 का स्ट्रक्चर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे भी पढ़ाऊंगा, ये तो अभी पूरा टॉपिक पढ़ाना, अभी तो मैंने सिर्फ ट्रिक बता दी है, ट्रिक बता दी है, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आगे बताऊंगा मैं, नोट कर लो पहले। हाइड्रोलिसिस ऑफ PCl3 हो गया, हाइड्रोलिसिस ऑफ PCl3 हो गया। अब जरा बच्चों हाइड्रोलिसिस ऑफ PCl5 सिमिलर तरीके से कर लो। PCl5 की अगर आप रिएक्शन वाटर से कराते हो तो ये Cl को हटा देगा, किसको ज्वाइन कर देगा? यहाँ पे OH माइनस यहाँ जुड़ जाएगा, Cl हट जाएगा। तो बताओ आप बोलोगे बनेगा सर POH का होल 5 प्लस 5HCl। बच्चों मैं बता दूं 5 OH अनस्टेबल होते हैं, तो क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा। तो बताओ क्या बनेगा? तो बनेगा H3PO4। 5 OH अनस्टेबल होते हैं, उनमें से वाटर निकल जाएगा, बचेगा H3PO4। क्या नाम है? फॉस्फोरिक एसिड। कैसे बनाओगे स्ट्रक्चर? जितने भी ऑक्सो एसिड होते हैं फास्फोरस के, कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे? एक बना दोगे P डबल बॉन्ड को, एक हो तो ऐसे जुड़ गया, बचे कितने हो? 3 O बचे। 3 O किससे जुड़ेंगे? OH। इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। तो ये हाइड्रोलिसिस ऑफ PCl5 भी खत्म, PCl3 भी खत्म। आज के लिए इतना बहुत है बच्चों। ओके, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू बच्चों।